अस्सलामुअलैकुम, मैं हूँ जुनैद नवी चैनल के साथ। मैंने जैसे कि आपको पता है कि एक एक्सआरडी पे वीडियो बनाई थी, तो मुख्तलिफ उस पर जो है क्वेश्चंस जो हैं वो रेज़ होते हैं कि मोस्टली जो है एक्सआरडी का जो हमने ट्यूटोरियल बनाया था वो एक्सआरडी जेट पर बनाया था। लेकिन मैंने ये अज्यूम किया था कि हमें जो है बेसिक्स वगैरह सारी जो हैं वो पता होंगी, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे आए तो मैंने सोचा कि थोड़ा सा जो है ना बेसिक का इंट्रोडक्शन भी दे दिया जाए। तो सबसे पहले मैं एक बुक है मेरे पास जो कि बीडी क्लिस्टर के नाम से मशहूर है, इंजीनियरिंग मटेरियल्स की बुक है ये। तो सबसे पहले तो इसमें हम बेसिकली जो है एक्सरे डाइफ्रैक्शन को थोड़ा सा इसमें से जो है ना रिव्यू कर लेते हैं कि बेसिकली इसमें हो क्या रहा है। तो एक्सरे का सारों को पता है, तो एक्सरे को मैं इतना ज़्यादा डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है मैं पॉइंट आउट करूंगा कि मोस्टली बल्कि ऑलवेज वो ही फेज़ आपको एक्सरेज में शो होते हैं जिनकी वेव लेंथ जो होती है वो इन फेज़ होती है। जिस तरह कि ये देखें, अगर ये एक बीम आ रही है और एक बीम ये आ रही है और दोनों बीम जो है सेम फेज़ में हैं, तो ही क्या कहते हैं हमें जो है उसकी रिफ्लेक्शन हमारी एक्सआरडी फिल्म के ऊपर शो होगी। और अगर वो आउट ऑफ फेज़ हुए, जिस तरह के केस या ये केस है, तो हमें कोई भी उसके ऊपर डाइफ्रैक्शन शो या रिफ्लेक्शन शो नहीं होगी, तो कोई भी पीक हमें उस पर नज़र नहीं आएगी। तो सबसे पहली बात तो हमने ये बात ज़हन में रखनी है। उसके बाद हमने ये देखना है कि बेसिकली एक्सआरडी हमें बता क्या रहा होता है। सबको पता है, इसको इस पॉइंट पर आने से पहले मैं जो है आपको थोड़ा सा क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स का जो है वो थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दूंगा। सबको पता है कि जो स्पेस में पॉइंट्स होते हैं, इन पॉइंट्स को बेसिकली हम लैटिस पॉइंट्स कहते हैं, और इनके ऊपर बेसिकली एटम्स जब आते हैं तो वो मिलकर क्रिस्टल बनाते हैं। इस पूरे लैटिस जो 3 डायमेंशनल सिस्टम होता है इन लैटिस का, उसको स्पेस लैटिस बोला जाता है। तो इसके लिए जो सबसे इम्पोर्टेंट बात ये है कि ये जो लैटिस हैं ये इनके अंदर ट्रांसलेशनल सिमेट्री लाजमी होनी चाहिए, यानी कि इनकी सराउंडिंग्स जो है वो आइडेंटिकल होती हैं। तो अगर मैं सिंपल से क्यूब की बात करूं, फॉर एग्जांपल ये एक क्यूब है, तो बेसिकली हम यहाँ से ये अज्यूम कर सकते हैं कि एक लैटिस पॉइंट यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था, एक यहाँ था। इन लैटिस पॉइंट्स को आपस में हमने इन लाइंस से मिलाया, तो फिर क्या कहते हैं कि ये एक स्ट्रक्चर बन गया जिसको हमने क्यूबिक स्ट्रक्चर का नाम दे दिया। जो भी आपकी एक क्लासिफिकेशन हुई है क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स की, वो बेसिकली ये सिमेट्री के ऊपर हुई है। अब सिमेट्री के ऊपर बेसिकली हम ना क्लासिफिकेशन के वक्त दो रूल्स को मद्देनज़र रखते हैं। पहला रूल ये है कि मैक्सिमम सिमेट्री होनी चाहिए, और दूसरा रूल ये है कि मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स होने चाहिए, तो हम उसको वो शेप दे देते हैं। फॉर एग्जांपल क्यूबिक के हम देखते हैं कि हमारे पास 3 फॉर्म्स मौजूद हैं। 3 फॉर्म्स की कौन कौन सी हैं कि एक सिंपल है, एक एफसीसी है, और एक बीसीसी है। एफसीसी सबको पता है कि इसके जो क्यूब होता है उसके कॉर्नर्स पर एक एक एटम होता है, जो कि बेसिकली मज़ीद 8 कॉर्नर्स के साथ शेयर हो रहा होता है। इसके अलावा हर फेस के ऊपर एक एक एटम होता है, तो इसकी वजह से हम इसको कहते हैं कि ये एफसीसी स्ट्रक्चर है। बीसीसी में क्या होता है कि हमारे पास सेम सिंपल की तरह होता है, ठीक है, लेकिन इसके मिड में भी एक एटम होता है, तो इसको हम बीसीसी कहते हैं। इसके अलावा कई आप देखेंगे जिनका जो है ना बेस सेंटर्ड भी होता है। अब बेस सेंटर्ड में ये होता है कि आपके कॉर्नर्स पे तो है, एक इस फेस पर होगा और एक इस फेस पर होगा, तो इसको हम कहते हैं बेसिकली बेस सेंटर्ड। लेकिन क्यूब के केस में बेस सेंटर्ड नहीं होता। क्यों नहीं होता? कि अगर हम अगले यूनिट सेल के साथ सॉरी अगले यूनिट सेल के साथ इनको यूं मिलाएंगे, तो ये जो है ना बेसिकली
टेट्रागोनल दे देगा। तो बेसिकली टेट्रागोनल नंबर ऑफ एटम्स जो है वो मिनिमम हेक्सागोनल में आते हैं। तो इस वजह से हम जो है ना इसका जो बेस सेंटर्ड है क्यूब का वो नहीं रखते। तो एक्सरे डाइफ्रैक्शन से हम बेसिकली ये क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स जो हैं ये फाइंड आउट कर रहे होते हैं कि डिफरेंट फेजेस हैं, तो जाहिर बात है उन फेजेस का कोई ना कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा, क्योंकि बेसिकली एक्सरे डाइफ्रैक्शन क्रिस्टलाइन मटेरियल्स के लिए यूज़ हो रहा होता है। तो अब उसका या तो जाहिर बात है कोई क्रिस्टल स्ट्रक्चर होगा जो मेटल्स में बहुत ज़्यादा जो मशहूर है वो क्यूबिक है और हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग वाला स्ट्रक्चर है SCP। तो बेसिकली फॉर एग्जांपल अगर ये है तो इसमें बेसिकली हम जो है ना प्लेन्स और डायरेक्शंस होती हैं, तो ये बेसिकली इनका नॉलेज आपके लिए होना बहुत ज़रूरी है। फॉर एग्जांपल एक मैं साफ़ सुथरा सा यहाँ क्यूब बनाता हूँ बड़ा सा। ये मैंने एक क्यूब बनाया। अब इसमें ज़ाहिर बात है हम इनको जो है ना अपने ये क्रिस्टल पैरामीटर्स पढ़े होंगे कि अल्फ़ा बीटा गामा और ABC। क्यूब में ज़ाहिर बात है अगर ये मैं कहता हूँ Z एक्सिस है, ये मैं कहता हूँ कि X एक्सिस है और ये मैं कहता हूँ कि Y एक्सिस है, तो ये क्यूब में तीनों ही A होंगे और जो एंगल बन रहा होगा ये गामा होगा, ये अल्फ़ा होगा और ये बीटा होगा। इस तरह से हमारे पास एंगल बने होंगे। तो सॉरी, तो अगर हम थोड़ा सा बोर्ड को नीचे लेकर जाएं ताकि हम अच्छे अंदाज में थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन कर सकें, तो यहाँ एक आपको पता लगे पैरामीटर्स होते हैं उसके क्रिस्टल के, वो 6 पैरामीटर्स होते हैं, 3 एंगल और 3 एक्सिस। एक्सिस आपको पता है XYZ। उसके बाद जो हमारे पास क्रिस्टल के प्लेन्स होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल हम कहते हैं कि अगर हम इस क्रिस्टल को, ये हमारे पास क्यूबिक क्रिस्टल है, इसको हम कट करते हैं अलोंग एनी डायरेक्शन। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको कट करता हूँ 1 1 1 डायरेक्शन में, यानी कि एक यहाँ इंटरसेप्ट होगा और एक यहाँ इंटरसेप्ट होगा और एक यहाँ Z पर इंटरसेप्ट होगा। इसका मतलब ये है कि ये X को डिनोट कर रहा है, ये Y को और ये Z को। तो इसका जो प्लेन बनेगा वो ये बनेगा, ठीक है। इनको बेसिकली जो हम शो करते हैं ये मिलर एंड डाइसिस से शो करते हैं और ये बेसिकली क्रिस्टलाइन प्लेन्स होते हैं। अब जब हम बात करते हैं बल्क सिस्टम की, तो उसमें एक यूनिट क्रिस्टल तो नहीं होता, उसमें जो है काफ़ी सारे यूनिट सेल इस तरह के होते हैं। तो जाहिर बात है अगला क्रिस्टल भी इसके नीचे कोई जो होगा उसका भी इसी तरह कट होगा। तो फॉर एग्जांपल मैं, अब आप ये देख लें कि ये 2 यूनिट सेल बन गए, ठीक है। अगर फॉर एग्जांपल ये 2 यूनिट सेल हैं और मैं इसका कहता हूँ कि XYZ है, एक प्लेन मैं ये वाला ले लेता हूँ और एक प्लेन मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये 2 प्लेन्स लिए हैं। तो इन 2 प्लेन्स के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको हम D कहते हैं, DHKL। कि HKL बेसिकली इनके इंडाइसिस को शो कर रहा होता है। इस केस में फॉर एग्जांपल ये सिर्फ और सिर्फ Y को कट कर रहा है और ये वाला प्लेन भी सिर्फ और सिर्फ Y को कट कर रहा है। तो इसका जो इंडाइस होंगे मिलर इंडाइसिस वो 0 1 और 0 होगा। तो अब इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं ब्रैग्स लॉ के ज़रिए, जो कि स्टेट करता है n लैम्डा इज इक्वल टू 2D साइन थीटा। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हमें ये वेवलेंथ पता हो और ये एंगल पता हो तो हम ये D की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसको मज़ीद मैं सिंप्लीफाई करता हूँ कि फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये एक लैटिस प्लेन की वो लैटिस है, ये एक प्लेन की हमारे पास लैटिस है। तो यहाँ एटम्स पड़े हैं, जाहिर बात है, ठीक है। अब मैं एक्सरे डालता हूँ इस पर, तो ये प्लेन कह लें कि 1 है, प्लेन 1 को मैं P1 कह देता हूँ और ये हमारे पास P2 है। अगर मैं इसके नीचे भी एक बना दूँ तो मैं इसको नाम दे देता हूँ प्लेन 3 का।
तो बेसिकली अब हमारे पास सारी बात है, अगर हम इसके ऊपर एक एक्सरे बीम डालें, वो यहाँ से एटम से टकराएगी और यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर चली जाएगी। इसको हमने रिफ्लेक्शन दिया, फॉर एग्जांपल एन, इनकी जो आ रही है बेसिकली इज इक्वल टू 1। फिर ये दूसरा प्लेन है, अब मैं दूसरी रे है वो आती है यहाँ से, और सॉरी ये थोड़ी सी मतलब स्ट्रेट नहीं बनी, और वो यूँ चली जाती है रिफ्लेक्ट होकर। ये बेसिकली दूसरा हो गया, ये n इज इक्वल टू 2। अब ये भी बेसिकली देखिए, अगर ये जो है हमारे पास ये है प्लेन, इसके अगर मैं तो यहाँ भी एक एंगल बन रहा है और यहाँ भी एक एंगल बन रहा है जिसको हम कहते हैं थीटा। तो ये वाली अगर आप देखें तो इसकी निस्बत कुछ ना कुछ डिस्टेंस इसने ज़्यादा वो किया होगा, ट्रैवल किया हुआ होगा, जो दूसरी रे है n2। तो इन दोनों का जो अगर हम वो डिस्टेंस को इक्वल कर लें, फॉर एग्जांपल अब हम कहें कि ये वाली रे और अब इस रे का ये जो है लैम्डा बराबर है, तो यहाँ से जो हमारे पास एंगल बनता है इन दोनों का लिहाज से 2D बन जाता है। तो अगर फॉर एग्जांपल हमें ये पता हो 2D, तो हम, और ये जिस वेवलेंथ पता हो जिस ये एक्सरे बीम की, तो हम इन दोनों के दरमियान का ये जो डिस्टेंस होता है d, जो कि बेसिकली 2 प्लेन्स के दरमियान है, और ये डिस्टेंस क्या होता है ये मैंने आपको ऊपर थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दिया है कि क्रिस्टल बनाकर। तो ये हम डिस्टेंस मालूम कर लेते हैं। तो यहाँ से हमें जो है बेसिकली पता लग जाता है कि जो भी हमारा मटेरियल है उसका स्ट्रक्चर क्या है, FCC है, BCC है, मिक्स्ड है, या क्या कहते हैं हमारे पास वो HCP क्लोज पैक है। अब मैं थोड़ा सा बुक पर आ रहा था ताकि रिप्रेजेंटेशन थोड़ी सी अच्छी हो जाए कि फॉर एग्जांपल एक इंसिडेंट बीम ये थी, ये पहला प्लेन है, इसको यहाँ से रिफ्लेक्ट होकर वो चली गई। दूसरी इंसिडेंट बीम हमने यहाँ से डाली, ये भी रिफ्लेक्ट हुई और यहाँ से ये यहाँ गई। अब इसने बेसिकली यहाँ से लेके, और ये जो डिस्टेंस है ये थोड़ा सा ज़्यादा ट्रैवल किया है एज़ कम्पेयर टू बीम 1 के। और आप ये देखें जो हमारा आउटर फेज़ है, जो कि यहाँ से इन हुआ और आउट हुआ, दोनों बीम्स का फेज़ जो है वो सेम है। तो ये इन फेज़ हैं, तो ये इसकी रिफ्लेक्शन हमें शो होगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगी। जबकि अगर ये आउट ऑफ फेज़ होते तो इसकी हमें कोई भी डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होती और हमें कोई भी बीम इसकी नज़र ना आती। इसी तरह ये DHKL यानी कि ये बेसिकली इंडाइसिस हैं, जिस तरह कि मैंने आपको उधर एक्सप्लेन किया है, और ये 2 प्लेन्स के दरमियान का डिस्टेंस है जो कि हमें बता रहा होता है। तो बेसिकली हमारे पास ये जो DHKL साइन थीटा एक बीम 1 से आएगा और एक बीम 2 से आएगा, तो इन दोनों को अगर हम सम करेंगे तो हमारे पास 2D साइन थीटा आ जाएगा। ब्रैग्स लॉ कहते हैं इसको, और ये जो बेसिकली वो कहता है कि ये जो 2D साइन थीटा है बेसिकली इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ इस वेवलेंथ के बराबर होता है। यानी कि ये जो हमारे पास इस प्लेन के जो दरमियान डिस्टेंस आएगा वो जाहिर बात है इस उसका इंटीग्रल मल्टीपल के बराबर ही होगा। अगर अब हमने स्पेसिंग मालूम करनी हो तो आपको जब यहाँ से D की वैल्यू आ जाएगी, आपको प्लेन्स भी पता लग जाएंगे, तो आप A की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, जो कि हमारा लैटिस पैरामीटर है यूनिट सेल की लेंथ। तो बेसिकली हमारे पास BCC और FCC स्ट्रक्चर होते हैं, मैंने आपको बता दिया था। ये थोड़ा सा मशीन का सेटअप इन्होंने यहाँ दिखाया हुआ है। तो बेसिकली अब आप ये देखें, ये हमारे पास जब हम उससे एक्सपेरिमेंट करते हैं तो हमारे पास एंगल ना 2 थीटा में आता है। वो बेसिकली क्यों आता है, वो इसी की वजह से आता है कि यहाँ जो है ना बेसिकली हम इसको थोड़ा सा एक्सटेंड करके ये, और ये जो पूरा दरमियान में एंगल बन रहा होता है वो 2D बन रहा होता है। कि फॉर एग्जांपल अगर मैं इसको लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करूँ यहाँ, और इस बेस लाइन से मैं एंगल लूँ, तो ये प्लस और ये प्लस, ये थोड़ा पूरा कैलकुलेट वो मशीन कर रही होती है। तो इस एंगल को बेसिकली वो कैलकुलेट कर रहा होता है और उसकी तो 2D साइन थीटा आता है। अब FCC और BC स्ट्रक्चर में थोड़ा सा डिफरेंस ये आता है कि जो FCC स्ट्रक्चर्स हैं वो सारी की सारी जो है मतलब वो जो हमारे पास रिफ्लेक्शंस आ रही होती हैं उसको वो शो नहीं करता। जिसकी जब वो कुछ रिफ्लेक्शंस को सेटिस्फाई नहीं करता तो हमारा जो रिफ्लेक्शन आता है
वो बेसिकली बीसीसी स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है और एफसीसी स्ट्रक्चर का डिफरेंट होता है। अगर मैं फॉर एग्जांपल इस लाइन की तरफ आपको थोड़ा सा राग़िब करूं और आपको इसका थोड़ा सा बताऊं कि बीसीसी स्ट्रक्चर को हम कैसे आइडेंटिफाई कर लेते हैं कि जो आपके इंडाइसिस आते हैं HKL मस्ट बी इवन इन डाइफ्रैक्शंस टू ऑकर, कि जो भी हमारे पास जो बीसीसी स्ट्रक्चर के आपके पास इंडाइसिस आएंगे वो इवन होने चाहिए। इसका मतलब क्या है, इसको भी मैं थोड़ा सा आगे एक्सप्लेन कर देता हूँ। और एफसीसी के जो है वो इवन भी हो सकते हैं और ऑड भी हो सकते हैं। फॉर एग्जांपल ये 3 है आ रहा है बेसिकली ना 111। तो अब बेसिकली 111 अगर हम तीनों को ऐड अब ये देखिए 111 है, अगर हम इन तीनों को ऐड कर लें तो हमारे पास इवन नंबर बनता है या ऑड नंबर बनता है। बेसिकली ऑड नंबर बनता है। फिर ये देखें अगला ही हमारे पास इवन नंबर की आ गई डाइफ्रैक्शन पीक आ गई। उससे अगली हमारे पास आप ये देखें फिर इवन नंबर की आ गई। अब आप इसको देखें, ये ऑड नंबर आ गया, ये इवन नंबर आ गया, ये इवन नंबर, ये ऑड नंबर। तो ये मिक्स्ड है बेसिकली, आप देख रहे हैं इवन नंबर। तो ये बेसिकली किसको अगर ये हमारे पास यूनिट सिंगल क्रिस्टल है और तो इसका मतलब ये है कि वो एफसीसी स्ट्रक्चर रखता है। ठीक हो गया। क्यों? क्योंकि अगर ये बीसीसी होता तो इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ इवन डाइफ्रैक्शंस होती, ऑड होती ना। तो इस तरह से भी हम जो है ना कुछ कैलकुलेट कर लेते हैं। बाकी आप मेरी जो है XRD की जो मैंने जेड की वीडियो दी है उसको देखें तो हमारे पास जब ये वाला कर्व आ जाएगा उसके ऊपर बेसिकली इस तरह का कुछ भी नहीं होगा, कोई डाइफ्रैक्शन एंगल्स शो नहीं हुए होंगे, डाइफ्रैक्शन के जो इंडाइसिस हैं ये शो नहीं हुए होंगे प्लेन्स के। आपके पास सिर्फ बस इस तरह की पीक्स होंगी। तो आप जेड XRD वाले सॉफ्टवेयर को यूज़ करते हुए इस पूरे कर्व को एनालाइज कर सकते हैं और ये जो लेबलिंग है ये सारा कुछ आप कर सकते हैं, मैच कर सकते हैं। एक बात का ध्यान यहाँ जो है वो मैं आपको ज़रूर बताना चाहूँगा कि ये जो है सिर्फ और सिर्फ क्रिस्टल स्ट्रक्चर के बारे में बताती है, ये कंपोजिशन के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं देती। स्ट्रक्चर ये बताएगी, कंपोजिशन ये नहीं बताएगी और एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन भी ये नहीं बताएगी। अच्छा, पॉसिबिलिटी है कि लोग जो है डिफरेंट अप्रोच अप्लाई करते हुए शायद एलिमेंट्स की आइडेंटिफिकेशन कुछ कर लें। फॉर एग्जांपल हर जो एलिमेंट होगा उसका जो ए है वो डिफरेंट हो सकता है, लेकिन ये बहुत ही एक छोटी क्वांटिटी नैनोमीटर्स में होती है जो ये यूनिट सेल का पैरामीटर होता है। फॉर एग्जांपल कोई कॉपर है तो कॉपर का जो यूनिट सेल होगा उसके जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस ए है वो डिफरेंट होगा, आयरन का डिफरेंट होगा, लेकिन ये बहुत करीब करीब वैल्यूज़ होती हैं। तो इसमें अगर कोई एरर है और फॉर एग्ज़ाम्पल किसी एक का जो है 0.128 नैनोमीटर है और किसी का है 0.129 नैनोमीटर, तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल आपके एरर से ये तीसरा डिजिट भी चेंज हो गया तो वो बेसिकली अगर ये बन गया तो बेसिकली आप उसको कॉपर की बजाय आयरन कह देंगे। और अगर वो क्या कहते हैं बढ़ गया, 8 था तो वो 9 हो गया तो आप उसको आयरन की बजाय कॉपर कह देंगे। तो बेसिकली हम आइडेंटिफिकेशन भी इससे कंफर्म नहीं कर सकते किसी भी एलिमेंट की कि भाई ये मौजूद है कि नहीं है। तो उसके लिए आप जो है डिफरेंट जो कोई मेथड है जिस तरह स्पेक्ट्रोस्कोपी है या XRP करवा सकते हैं आप, या EDS यूज़ होती है इसके लिए। तो ये टेक्निक्स आप यूज़ करते हुए कंपोजिशन को मालूम कर सकते हैं, जबकि क्रिस्टल को स्ट्रक्चर को वेरीफाई आप XRD या फेजेस कौन कौन से प्रेजेंट हैं। बेसिकली ये फेज़ भी बता देगा आपको कि भाई अगर फॉर एग्जांपल 2 फेजेस मौजूद हैं तो दोनों का क्रिस्टल स्ट्रक्चर डिफरेंट होगा, तो वो बता देगा कि भाई ये 2 तरह के उससे आ रही है, तो इसमें वहाँ 2 तरह का फेजेस मौजूद हैं। अगर 3 टाइप की मिक्स्ड स्ट्रक्चर्स आ रहे हैं, मिक्स पीक्स आ रही हैं, तो वो आपको बता देगा। तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कि इसके अंदर 3 फेजेस पॉसिबली मौजूद हो सकते हैं। तो ये आपको फेजेस और क्रिस्टल स्ट्रक्चर्स के बारे में तो ज़रूर XRD बताती है, लेकिन क्रिस्टल कंपोजिशन और
एलिमेंटल आइडेंटिफिकेशन के लिए इसको हम यूज़ नहीं कर सकते। उम्मीद करता हूँ आपको XRD की बेसिक्स ये समझ आ गई होंगी, ब्रैग्स लॉ की भी आपको समझ आ गई होगी। एक बात को मैं और इसमें एम्फसिस करता जाऊँ कि हम जब मशीन यूज़ करते हैं उसके अंदर जो हमने XRD प्रोड्यूस करने के लिए एलिमेंट्स यूज़ किया हुआ होता है, उसका जो ये वेव लेंथ होती है वो फिक्स्ड होती है, हमें पता होती है, वो नॉन होती है। तो बेसिकली हमें ये पता लग जाती होती है, जो हमारे पास मशीन है वो हमें इस एंगल को 2 थीटा के वैल्यू हमें दे देता होता है, तो हमें 2 थीटा की वैल्यू भी पता लग जाती होती है। तो बाकी जब सारा कुछ पता लग जाता है तो ये हम डी भी वहाँ से फाइंड आउट कर सकते हैं। हम इसी तरह ये जो n है इसको हम 1 कंसीडर करके कि भाई ये जो फर्स्ट उससे आ रही है, फिर उससे अगली को हम n2 करके कंसीडर कर सकते हैं अगर आप मैनुअली हाथ से कर रहे हैं तो, वरना ये जेड सॉफ्टवेयर जो है आपको वैसे सारा कुछ करके दे देता है। तो अगर आपने मेरी जेड वीडियो नहीं देखी, जेड सॉफ्टवेयर वाली वीडियो, तो आप वो देख सकते हैं, उसमें मैंने जो है उसका यूज़ बड़े अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर दिया है। तो उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो समझ भी आ गई होगी और आपको ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया होगा। तो अगली वीडियो तक के लिए मैं आपसे इजाज़त चाहूँगा। अल्लाह हाफिज़। इस वीडियो को लाइक भी कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा।